विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट द्वितीय के प्रश्न पत्र द्वितीय ग्रामीण समाजशास्त्र के विषय परिवार के बारे में जानेंगे। इससे पहले की वीडियो में भी हमने परिवार की सामान्य रूप से परिवार क्या है, उसकी समाजशास्त्रीय अर्थ क्या है, उसकी विशेषताएं और परिवार की क्या विशेषताएं हैं, इनके बारे में जाना था। आज की वीडियो में हम ग्रामीण भारत में जो संयुक्त परिवार पाया जाता है या संयुक्त परिवार जो है उसका क्या अर्थ है, उसकी विशेषताएं क्या है, उसके बारे में जानेंगे। संयुक्त परिवार एक ऐसा परिवार होता है जिसमें 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के जो सदस्य होते हैं, जो लोग होते हैं, वो एक साथ एक ही घर में निवास कर रहे होते हैं। ऐसे परिवार को संयुक्त परिवार कहा जाता है। इस परिवार में संपत्ति सामान्य होती है, सामान्य पूजा पाठ होते हैं, एक ही घर में लोग निवास कर रहे होते हैं, एक ही रसोई का बना हुआ खाना खाते हैं वो लोग। सभी सदस्य इस परिवार में अधिकार और उत्तरदायित्व की भावना से और परस्पर सहयोग की भावना से एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। संयुक्त परिवार की परिभाषाएं अगर देखें तो इरावती कर्वे के अनुसार एक संयुक्त परिवार उन व्यक्तियों का समूह है जो साधारणतया एक मकान में रहते हैं, एक रसोई में पका भोजन करते हैं, जो सामान्य संपत्ति के स्वामी होते हैं, सामान्य पूजा पाठ में भाग लेते हैं तथा जो किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से रक्त संबंधी होते हैं। इरावती कर्वे की परिभाषा, जैसा कि मैंने इसका संयुक्त परिवार है क्या आपको अर्थ बताया, वही वो कहते हैं कि संयुक्त परिवार वो है जो एक मकान में रहते हैं, एक ही रसोई का बना खाना खाते हैं, उनकी संपत्ति भी सामान्य होती है, एक ही पूजा घर होता है जिसमें वो पूजा करते हैं और परस्पर रक्त संबंधी होते हैं किसी न किसी रूप में। दूसरा, आईपी देसाई ने कहा कि उस परिवार को संयुक्त परिवार कहा जाता है जिसमें एकाकी परिवार से अधिक पीढ़ियों के सदस्य, यानी 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य एक दूसरे से संपत्ति, आय तथा पारस्परिक अधिकारों और कर्तव्यों के द्वारा संबंधित होते हैं। आईपी देसाई भी वही कहते हैं कि एक ऐसा परिवार है संयुक्त परिवार जहां 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के लोग निवास करते हैं, उनकी सामान्य संपत्ति होती है और लोग परस्पर अधिकार और कर्तव्य की भावना में बंधे हुए होते हैं। अब हम संयुक्त परिवार के लक्षण या इसकी क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में जानेंगे। संयुक्त परिवार की सबसे पहली विशेषता जो है इसका आकार, यानी बड़ा आकार होता है संयुक्त परिवार का। इसमें कई छोटे छोटे परिवार एक साथ रह रहे होते हैं, या ये कह सकते हैं कि 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के लोग जहाँ रहते हैं तो वो संख्या नाभिक परिवार से ज़्यादा ही होगी। कभी कभी तो 50 से 60 लोग भी एक संयुक्त परिवार में एक साथ एक ही छत के नीचे निवास कर रहे होते हैं। और गांवों में जो संयुक्त परिवार की प्रकृति होती है वो शहरों से कहीं बड़े परिवार देखने को मिलते हैं। संयुक्त परिवार गांव और शहर दोनों में ही पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रामीण समाज की विशेषता है, लेकिन गांवों में जो संयुक्त परिवार का आकार होता है वो शहरों की अपेक्षा बड़ा होता है। ऐसे जो परिवार होते हैं संयुक्त परिवार, उसमें दादा, पिता, पुत्र, उनकी पत्नियां, उनकी अविवाहित संतानें, परिवार में अन्य जो मेंबर है, विधवा यदि कोई हैं या कोई परित्यक्ता बहनें हैं या बेटियां हैं, वो सब इस परिवार का हिस्सा होती हैं। दूसरी इसकी विशेषता है सामान्य संपत्ति। जैसा कि इसके अर्थ में भी हमने कहा था, संयुक्त परिवार वो है जिसमें लोगों की सामान्य संपत्ति होती है। अर्थ ये हुआ कि संयुक्त परिवार में जो व्यक्ति घर में जो कार्य कर रहे होते हैं या जो कमाने के लिए जाते हैं, वो सब जो धन का एकत्रीकरण होता है या धन जो है वो परिवार का जो विवृद्ध व्यक्ति है उसके पास वो इकट्ठा करते हैं। सब अलग अलग संपत्ति नहीं रखते हैं, बल्कि एक ही व्यक्ति उस संपत्ति का संचालन कर रहा होता है, उसी के पास संपत्ति इकट्ठी की जाती है। जब भी परिवार में
या बाहर कोई विवाह उत्सव, मृत्यु, जन्म आदि किसी भी तरह का उत्सव या कुछ भी अवसर होता है तो उस जो संयुक्त संपत्ति होती है या सामान्य संपत्ति होती है उसमें से पैसा खर्च किया जाता है। और इसका जो मुखिया होता है या जिसके पास, जैसा कि मैंने बताया कि वो पैसे इकट्ठे किए जाते हैं, वो परिवार का वयोवृद्ध व्यक्ति जो कि परिवार का मुखिया कहलाता है, उसके पास ये इकट्ठा किया जाता है। नेक्स्ट इसकी जो विशेषता है वो है सामान्य रसोई घर। संयुक्त परिवार में सभी जो व्यक्ति होते हैं वो एक ही रसोई का बना हुआ खाना खाते हैं। परिवार में जो महिलाएं होती हैं, जो कि वयोवृद्ध महिला होती हैं, उनकी देख रेख में या उनके आदेशानुसार या उनकी इच्छा से जो वो कहते हैं वो खाना बनता है। सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। यहाँ तक कि किस अवसर पर किस तरह का खाना बनाया जाएगा ये भी निर्धारित करके खाना बनाया जाता है। नेक्स्ट इसकी है विशेषता सामान्य निवास। संयुक्त परिवार में क्योंकि कई छोटे छोटे परिवार होते हैं, जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के लोग निवास करते हैं, तो उसमें कई नाभिक परिवार, छोटे छोटे परिवार होते हैं। पति पत्नी, उनके अविवाहित बच्चे, इस तरह से कई छोटे छोटे परिवारों से ये मिलकर बनता है। तो ये सब लोग एक ही घर में निवास करते हैं जिसे कि बड़ा घर कहा जाता है। लेकिन जब कभी ऐसा होता है कि इसका आकार बहुत अधिक बढ़ जाता है तो उनमें से कुछ जो परिवार होते हैं या कोई व्यक्ति अपने नाभिक परिवार के साथ यदि अलग होता है तो वो उसमें से निकलकर वहीं पास में अपना घर बना लेता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए उस परिवार से दूर हो जाता है, बल्कि त्यौहार कोई होता है या कोई उत्सव आता है या कोई जन्म मृत्यु या ये सब जो भी जीवन में जो अवसर आते हैं उन पर वो सब इकट्ठे होते हैं। कई जगह ये होता है कि आर्थिक धनोपार्जन के लिए जब कोई व्यक्ति अपने परिवार, संयुक्त परिवार से अलग होता है या वो शहर चला जाता है तो वह अपने दूसरे भाइयों के बच्चों को भी अपने साथ रखकर उन्हें पढ़ा रहा होता है। लेकिन वो भी त्यौहार कोई उत्सव कोई होता है तो वो अपने मूल परिवार में, जो कि संयुक्त परिवार है, उसमें आकर उन सबको सेलिब्रेट करता है। नेक्स्ट विशेषता है परिवार का मुखिया। संयुक्त परिवार में परिवार का एक मुखिया होता है और अधिकतर जो वयोवृद्ध व्यक्ति होता है वो ही परिवार का मुखिया होता है। परिवार का मुखिया जो सामान्य जो संपत्ति होती है, संपत्ति को अपने अधिकार में रखता है, उसकी इच्छा के आधार पर ही उस संपत्ति को खर्च किया जाता है। सभी व्यक्तियों के लिए परिवार में व्यवस्था बनाए रखना उसका कार्य होता है। परिवार में प्रेम, स्नेह, बंधुत्व को बना रहे, सभी व्यक्तियों की इच्छाओं की पूर्ति होती रहे, इन सब का ध्यान परिवार का मुखिया रखता है, जो कि परिवार का वयोवृद्ध व्यक्ति होता है अधिकांशतः। नेक्स्ट विशेषता है संयुक्त परिवार की अधिकार और दायित्व। क्योंकि संयुक्त परिवार में का आकार बहुत बड़ा होता है, परिवार में सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है, ये सब व्यक्ति एक दूसरे से अधिकार और दायित्व की भावना से बंधे हुए होते हैं। छोटे जो व्यक्ति होते हैं वो बड़ों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, वहीं जो बड़े होते हैं वो अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं। कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है या घर में कोई बूढ़ा है या कोई दुर्घटना होती है, इन सब अवसरों पर व्यक्ति अधिकार और दायित्वों की भावना को पूरा करते हैं। जन्म, मृत्यु या विवाह के अवसर पर सभी लोग एक दूसरे का आर्थिक सहयोग भी करते हैं। इस तरह से संयुक्त परिवार में संख्या ज़्यादा होने पर भी सभी व्यक्ति, क्योंकि अधिकार और दायित्व की भावना उनमें होती है, अधिकार और कर्तव्य की भावना उनमें होती है, इसलिए सभी व्यक्ति संयुक्त रहते हैं। नेक्स्ट विशेषता है समाजवादी प्रकृति एवं सहयोगी व्यवस्था। संयुक्त परिवार पारस्परिक सहयोग पर निर्भर हैं। व्यक्तियों में सहयोग आर्थिक दृष्टि से भी देखा जाता है कि आर्थिक दृष्टि से भी एक दूसरे की सहायता करते हैं लोग। प्रत्येक सदस्य से संयुक्त परिवार में यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी क्षमता के अनुसार कार्य भी करे।
संयुक्त परिवार का सिद्धांत होता है कि एक सबके लिए और सब एक के लिए। इस सिद्धांत पर संयुक्त परिवार चलता है, जिसकी वजह से यह एक समाजवादी व्यवस्था है और सभी लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तो सहयोग व्यवस्था और समाजवादी प्रकृति संयुक्त परिवार में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है परंपराओं की प्रधानता। संयुक्त परिवार में सभी सदस्य सामाजिक कार्यों को परंपराओं और धर्म के आधार पर मिलकर करते हैं। जैसे कि विवाह होता है या शिक्षा दीक्षा देनी है या सामाजिक उत्सवों का जो आयोजन किया जाता है या अन्य समूहों से संबंध किस तरह के रखने हैं या क्या संबंध रखने हैं, इन सब का जो निर्धारण है वो परंपराओं के आधार पर होता है। इसके अतिरिक्त एक संयुक्त परिवार के सदस्य एक ही धर्म में विश्वास रखते हैं और सभी धार्मिक कार्यों और उत्सवों को मिलजुल कर करते हैं ये। नेक्स्ट इसकी विशेषता है तुलनात्मक स्थायित्व। संयुक्त परिवार अन्य परिवारों की तुलना में अधिक स्थायी होता है क्योंकि इनकी सदस्य संख्या अधिक होती है। प्राय ऐसा होता है कि संयुक्त परिवार से कुछ व्यक्ति या तो अलग हो जाते हैं या फिर किसी की मृत्यु हो जाती है, फिर भी संयुक्त परिवार में स्थायित्व बना रहता है। सभी व्यक्ति क्योंकि अपने उत्तरदायित्वों को निभा रहे होते हैं, दूसरा एक दूसरे का आर्थिक सहयोग भी करते हैं, जिसकी वजह से स्थिरता कायम रहती है। और दूसरा कारण ये रहता है कि क्योंकि संयुक्त परिवार में संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित भी किया जाता है, जिसकी वजह से ये संयुक्त परिवार में अन्य परिवारों की तुलना में स्थायित्व देखने को मिलता है। नेक्स्ट इसकी विशेषता है सामान्य पूजा अथवा धार्मिक कर्तव्य। संयुक्त परिवार में क्योंकि एक ही पूजा घर होता है, सभी जो व्यक्ति होते हैं संयुक्त परिवार के जो व्यक्ति होते हैं वो एक ही देवी देवता को मानते हैं, उनके पितर होते हैं जिनकी वो पूजा करते हैं और ये मानते हैं कि ये उनकी रक्षा करेंगे। सभी व्यक्ति जीवन की अपनी जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं धार्मिक कार्य से ही प्रारंभ होती है और धार्मिक कार्य पैतृक जो संपत्ति होता है उसके उत्तराधिकारी कौन होंगे इसका भी निर्धारण करते हैं। जैसे कि मृत व्यक्ति का जो पिंडदान करता है, पिंडदान करने वाला, श्राद्ध करने वाला, तर्पण करने वाला ही उसका उत्तराधिकारी संपत्ति का बनता है। ऐसा माना जाता है हिंदुओं में भी अग्नि पूजा जो होती है वो भी विशेष स्थान रखती है, वह घर की रक्षा करती है, पुत्रदायिनी होती है। वेदों में भी अग्नि में प्रार्थना की गई है कि हे अग्नि हमें पुत्रों में फलता फूलता घर दें। इस प्रकार अग्नि पूजा और पितृ पूजा परिवार को संयुक्त बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। नेक्स्ट इसकी विशेषता है जो कि लास्ट सामान्य सामाजिक प्रकार्य। संयुक्त परिवार में सामान्य सामाजिक कार्यों के लिए परिवार में जो एक व्यक्ति होता है उसको प्रतिनिधि बना दिया जाता है और वही प्रतिनिधि जो होता है वो परिवार के जो सामान्य प्रकार्य होते हैं, यानी कि जैसे कि पंचायत की कोई सभा हो रही है या किसी के यहाँ विवाह है, मृत्यु भोज है या उत्सव है, तो जो प्रतिनिधि निर्धारित किया गया है वो उसमें सम्मिलित होता है, सभी का जाना आवश्यक नहीं होता है। इसलिए कहते हैं कि इसकी विशेषता सामान्य सामाजिक प्रकार्य है, यानी कि इस तरह की जो प्रकार्य है उसमें वो सभी के लिए है, लेकिन परिवार में क्योंकि एक प्रतिनिधि निर्धारित कर दिया है वो इन सब उत्सवों में, इन सब कार्यों में शामिल होता है और संयुक्त परिवार का प्रतिनिधित्व करता है। और अधिकांशतः परिवार का जो मुखिया होता है वही उसका प्रतिनिधि माना जाता है। इस तरह से संयुक्त परिवार की जो विशेषताएं हैं कि इसका बड़ा आकार होता है, सामान्य संपत्ति होती है, सामान्य रसोई घर होता है, सामान्य निवास होता है संयुक्त परिवार में, परिवार का एक मुखिया होता है, सभी व्यक्ति अधिकार और उत्तरदायित्व की भावना से एक दूसरे के साथ बंधे होते हैं, परंपराओं की प्रधानता होती है जिस पे कि परिवार टिका हुआ होता है। तुलनात्मक रूप से संयुक्त परिवार जो होते हैं वो स्थायित्व लिए हुए होते हैं
और सामान्य सामाजिक प्रकार्य। इस तरह से संयुक्त परिवार की ये विशेषताएं हैं जिनके बारे में आज हमने जाना। अगली वीडियो में हम परिवार, जो संयुक्त परिवार है, उसके क्या सामाजिक प्रकार्य हैं, उसके क्या दोष हैं, उसके बारे में जानेंगे।